चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं समन ट्रायल। इससे पहले हमने दो प्रकार की ट्रायल पढ़ ली है, सेशन ट्रायल पढ़ ली है और वारंट ट्रायल पढ़ ली है। सेशन ट्रायल पढ़ी हमने चैप्टर 19 में और वारंट ट्रायल पढ़ी हमने चैप्टर 20 में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समन मामलों की ट्रायल। समन मामलों में विचारण, इसके संबंध में हम प्रावधान पढ़ते हैं चैप्टर 21 और सेक्शन 274 से लगाकर 282 तक। यही है 282 तक। यहां तक हम इसके संबंध में प्रावधान पढ़ते हैं। देखो सेक्शन 274 से लगाकर सेक्शन 282 तक होगा। इससे पहले हम लोग दो ट्रायल पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरी ट्रायल आती है हमारी ये, जो कि चैप्टर 21 में है। क्या हो रहा है, जब मजिस्ट्रेट संज्ञान ले रहा है सेक्शन 210 में, मजिस्ट्रेट द्वारा जब संज्ञान लिया जा रहा है, उसके बाद 227 से 231 जो भी है 30-31 वहां तक की जो कार्रवाई की जाती है, यानी आदेशिका जारी करना, उसके बाद अगर मामला ऐसा है, कौन सा, समन मामला है जिसमें कि समन ट्रायल चलानी है, तो सीधे आएंगे हम सेक्शन 274 पर, जो हमको क्या बता रहा है कि जब भी समन ट्रायल स्टार्ट होगी तो सेक्शन 274 हमको यह बता रहा है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है, या तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है या फिर वह उपस्थित होता है, तब उसको ऐसे अपराध की विशिष्टताएं बताई जाएंगी। क्या किया जाएगा, अपराध की विशिष्टियां जो कि उसने किया होगा या उसके ऊपर आरोप होगा। यहां पर उसको सिर्फ यह बता दिया जाएगा कि भैया तुम्हारे ऊपर हम ये आरोप लगा रहे हैं कि तुमने ऐसा ऐसा अपराध किया है। समन मामलों में या फिर समन ट्रायल में रिटन में चार्ज फ्रेमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। इससे पहले जो हमने दो ट्रायल पढ़ी है, या यूं कहें कि तीन ट्रायल पढ़ी है, कौन सी, सेशन ट्रायल पढ़ी है और वारंट ट्रायल पढ़ी है। वारंट ट्रायल में भी दो प्रकार की पढ़ी है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित। तो उन तीनों में हमने यह देखा है कि चार्ज फ्रेमिंग करना, वो भी रिटर्न में चार्ज फ्रेमिंग करना नेसेसिटी है, यानी कि जरूरत है। आपको रिटर्न में चार्ज फ्रेमिंग करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर अभियोगी को सिर्फ चार्ज का सारांश सुना देंगे, उसको मौखिक रूप से भी बता सकते हैं कि भैया आपके ऊपर हम ये आरोप लगा रहे हैं। आई बात समझ में? यह बात हमको बताता है सेक्शन 274। देखो क्या बोल रहा है सेक्शन 274, अभियोग का सारांश बताया जाना। जब समन मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है, यानी कि अगर वो बेल पर है तो, या फिर वो लाया जाता है यानी उसको गिरफ्तार किया गया है तो, तब उसे
उस अपराध की विशिष्टताएं बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है। यानी हम जिस अपराध के संबंध में उसके ऊपर ट्रायल चलाने वाले हैं उसकी विशिष्टताएं बता देंगे और उससे पूछेंगे कि क्या वह दोषी होने का अभियोग करता है या फिर विचारण चाहता है। इसके बाद की जो लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किंतु यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं होगा। क्या बोल रहा है? आवश्यक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चाहो तो बना दो, चाहो तो मत बनाओ। आपको वो मना नहीं कर रहा है कि आरोप नहीं बनाए जाएंगे, वो बोल रहा है कि आवश्यक नहीं होगा, यानी कि बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हैं। आई बात समझ में? फिर इसका एक प्रोवाइजो भी है जो हमको यह बताता है कि यह सब तो हम तब करेंगे जब मजिस्ट्रेट को आधार लगते हो, पर्याप्त आधार लगते हो कि हां इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा अपराध किया होगा। मान लो अगर उसको ऐसे आधार नहीं लगते हैं, यानी जो उसके ऊपर अभियोग लगाया जा रहा है वो आधारहीन है, आधार नहीं लग रहा है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को छोड़ देगा और ऐसे छोड़ने का प्रभाव क्या होगा, यानी कि यह समझा जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने उस व्यक्ति को उन्मोचन कर दिया है। यह बात बताता है आपका सेक्शन 274। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद यह तो हो गया, अगर मामला नहीं बन रहा है तो उसको उन्मोचित कर देंगे और मामला बन रहा है तो उसको अभियोग का सारांश सुनाएंगे और चार्ज फ्रेमिंग करना जरूरी नहीं होगा। कब? जब यह प्रोसेस होते हुए संज्ञान लेने के बाद, आदेशिका जारी करने के बाद, जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है या फिर उसके समक्ष उपस्थित होता है, तब पहली स्टेप क्या है? अगर मामला बनता दिखाई दे रहा है तो हम उसको अपराध की विशिष्टताएं यानी अभियोग का सारांश सुना करके कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे और अगर हमें लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं है, मामला आधारहीन लग रहा है, तो हम उसको उन्मोचित कर देंगे, यानी मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा। आई बात समझ में? यह तो हो गया पहला कदम। अगर मान लो मामला बन रहा है तब क्या? अगर मान लो मामला बन रहा है तब क्या? तब हमने देखा सेक्शन 274 में कि मजिस्ट्रेट उसको अपराध की विशिष्टता सुनाने के पश्चात उससे पूछेगा कि भैया तुम दोषी होने का अभियोग कर रहे हो या फिर विचारण का दावा चाहते हो। अगर ऐसा व्यक्ति बोल दे कि हां मैं दोषी होने का अभिवचन करता हूं, तो सेक्शन 275 में नंबर 1, या तो ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है या फिर नंबर 2 स्वविवेकानुसार कार्यवाही की जा सकती है। अगर दोष सिद्ध कर देंगे तो कोई बात नहीं, सेक्शन 401 के साथ हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन स्वविवेकानुसार कार्रवाई का मतलब क्या है? यानी कि मजिस्ट्रेट चाहे तो उसका विचारण आगे कर सकता है। आई बात समझ में? अगर मान लो उसको दोष सिद्ध नहीं किया जाता है और मजिस्ट्रेट चाहता है कि उसका विचारण करे, तब सेक्शन 277 में उसका विचारण किया जाएगा। आई बात समझ में? इससे पहले एक प्रावधान रहता है सेक्शन 276 का। वो क्या बोल रहा है? सेक्शन 276 क्या बोल रहा है? अगर मान लो कोई छोटा अपराध है, छोटा अपराध क्या होता है?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटे अपराध सेक्शन 229 हमको बताता है कि 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडित जो अपराध होते हैं वो छोटे अपराध कहलाते हैं। यहां पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 5,000 रुपए से कम, 5,000 रुपए तक या 5,000 रुपए से अनधिक के। आप वो माइक ऑफ कर दो। तो छोटे अपराध उनको कहते हैं सेक्शन 229 में। क्या? 5,000 रुपए से अनधिक के मामले। अगर मान लो ऐसा जुर्माना है 5,000 से अनधिक, तो और जो व्यक्ति अभियुक्त है वो अपने आप को दोषी स्वीकार कर लेता है और वो जुर्माने की राशि घर से ही भिजवा देता है, तो मजिस्ट्रेट उसको उसी आधार पर दोष सिद्ध कर सकता है। दंडादेश, दोष सिद्ध तो कर दिया उसने पहले, अब उसको दंडादेश दे सकता है। लेकिन अगर मान लो वो व्यक्ति जो छोटे अपराध के संबंध में दोषी हैं, वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना दोषी होना स्वीकार करता है, तो मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है कि वो अधिवक्ता ने जो जवाब दिया उस जवाब को लिख करके फिर ऐसे व्यक्ति को दंडादेश दे सकता है। यह एक अलग से प्रोविजन था सेक्शन 276, वो हमको ये बता रहा है। अब हम वापस आ जाते हैं यहां पर। अगर मान लो मजिस्ट्रेट ने, किसी व्यक्ति ने अपराध को स्वीकार नहीं किया, यानी दोषी होने का अभिवचन नहीं किया, या फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे स्वविवेकानुसार आगे कार्रवाई करनी चाहिए, तो अब आगे क्या? अब आगे होगा साक्षियों की कहानी। क्या मतलब है? चलो आगे देखते हैं। सेक्शन 277, जब सेक्शन 277 सेक्शन 277 सेक्शन 276 क्या है? छोटे अपराध के संबंध में। ये अलग से हमने देख लिया। सेक्शन 277 क्या बता रहा है? जब ना तो अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन कर रहा है और न्यायी, अगर मान लो उसने कर भी दिया है, तो मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार उसके ऊपर आगे कार्रवाई करना चाह रहा है, तो सेक्शन 277 हमको बता रहा है कि अब साक्ष्य लिए जाएंगे। यानी कि जब इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती तो साक्ष्य लिए जाएंगे। किसके किसके? अभियोजन के और प्रतिरक्षा के। यहीं पर दोनों साक्षियों की, दोनों की ओर से जो साक्षी आते हैं उनकी परीक्षाएं होती हैं। कौन सी? मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। ये तीनों प्रकार की परीक्षाएं इसी स्टेज पर होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब अभियोजन के या प्रतिरक्षा के जो साक्ष्य लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, उनको रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, तो इसके संबंध में हम पढ़ते हैं सेक्शन 309, रेड विथ सेक्शन 309, जो कि हमको बताता है कि समन मामलों में एविडेंस की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। देखो आओ बैरक पर, सेक्शन 309 पर आ जाओ। एक सेक्शन 309,
क्या बोल रहा है? समन मामलों में और जांच में अभिलेख। क्या कहने की कोशिश कर रहा है सबसेक्शन 1 कि मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब समन मामलों में धारा 164 से धारा 167 तक की धाराओं के अधीन, जिसमें ये भी शामिल हैं, सब जांचों में और विचारण के अनुक्रम की कार्रवाई से भिन्न धारा 491 के अधीन सब कार्रवाइयों में मजिस्ट्रेट जैसे जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा होती जाती है, कोई सा भी साक्षी हो, चाहे अभियोजन का हो या प्रतिरक्षा का हो, जैसे जैसे साक्षियों का एविडेंस होता जाता है, उनकी एग्जामिनेशन होती जाती है, वैसे वैसे उनके साक्ष्य के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा। हमने वारंट मामले और सेशन मामले में क्या देखा था कि एविडेंस जो रिकॉर्ड होता है वो वृत्तांत के रूप में या फिर प्रश्नोत्तर के रूप में होता है, लेकिन समन मामलों में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसमें एविडेंस रिकॉर्ड कैसे होगा? ज्ञापन के रूप में। देखो क्या बोल रहा है, साक्ष्य का सारांश और फुल एविडेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है, शब्द सह शब्द लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। आप क्या करोगे? साक्ष्य के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करोगे। अब क्वेश्चन उठता है कि न्यायालय, इसने सीधे सीधे बोल दिया कि न्यायालय की भाषा में रिकॉर्ड करोगे, तो न्यायालय की भाषा क्या होगी? तो इसका जस्ट एक प्रोविजन ऊपर हमको बताता है न्यायालय की भाषाओं के बारे में। सेक्शन 307 क्या बोल रहा है कि न्यायालय की भाषा क्या होगी, वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। फिर यहां से क्वेश्चन उठता है, क्या राज्य सरकार हाई कोर्ट्स की लैंग्वेज भी निर्धारित कर सकती है क्या? तो उत्तर मिलता है नहीं। तो फिर हाई कोर्ट की लैंग्वेज कहां से डिसाइड होगी? इसके संबंध में हमने क्या प्रावधान पढ़ा है? क्या प्रावधान पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 348। बहुत बढ़िया, आर्टिकल 348, वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में प्रावधान किया गया है। तो हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो कोई राज्य सरकार निर्धारित नहीं करेगी। ये सब हाई कोर्ट से निचले स्तर के कोर्ट्स की बात यहां पर हो रही है सेक्शन 307 में। और एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होंगे? इस प्रकार से एविडेंस रिकॉर्ड होंगे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब अभियोजन के साक्षी हो जाते हैं तब हमें इसके साथ एक और प्रावधान पढ़ना पड़ता है। जब ये पूरे 1 2 3 4 जितने भी हैं वो साक्षी का एविडेंस हो जाता है, तो इसके साथ हमें एक प्रावधान पढ़ना पड़ता है सेक्शन 351, जो हमको बताता है कि इन साक्षियों ने जो भी बात कही है उसके संबंध में स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से अभियुक्त व्यक्ति की भी परीक्षा की जाती है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब वो कैसे की जाती है ये हम डिटेल में देख चुके हैं पिछली ट्रायल में। एक बार आप फिर से उसको रीड कर लेना। हाँ, 351 में क्या है? 351 अभियुक्त की परीक्षा। अभियुक्त की परीक्षा नए लोगों के लिए है ना, पुराने को पता है। अभियुक्त की परीक्षा। चल, फिर अभियुक्त से कंफर्मेशन करने के लिए सेक्शन 351 में यहां पर एग्जामिनेशन हो सकती है। फिर जब प्रतिरक्षा की बात आएगी तो यह भी अपनी ओर से एविडेंस देगा। तो यहां से फिर से क्वेश्चन उठता है, क्या अभियुक्त व्यक्ति अपने पक्ष में साक्षी बन सकता है क्या? तो इसका जवाब हमको देता है सेक्शन 353। क्या बोलता है कि अभियुक्त अपने आप में एक सक्षम साक्षी होता है। यह पूरी प्रोसेस होगी। इस प्रकार से इनके लिए साक्ष्य लिए जाएंगे। फिर अगर अभियोजन या अभियुक्त व्यक्ति कोई आवेदन करता है, किसी को प्रस्तुत करना है, किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करना है, किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना है, तो वो न्यायालय से आवेदन करेंगे और न्यायालय उसके संबंध में समन जारी कर सकता है। लेकिन न्यायालय समन कब तक जारी नहीं करेगा, इसका अगला ही नीचे वाला जो सबसेक्शन है वो हमको बताता है
कि न्यायालय समन तब तक जारी नहीं करेगा जब तक उसको खर्चे नहीं मिल जाते। देखो सेक्शन 277 में सब सेक्शन 3, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है इसका, जो मैंने अभी आपको बताया कि समन जारी कर सकेगा किस उद्देश्य से, कोई दस्तावेज पेश करनी हो, किसी को उपस्थित करना हो, इस उद्देश्य से। फिर उसके बाद जब ये साक्ष्य ले लिए जाते हैं तब एक लास्ट कार्रवाई बचती है सेक्शन 352 की। 352 क्या है, एक बहस है। मौखिक बहस। बहुत बढ़िया, मौखिक बहस। ये मौखिक बहस की जाती है। उसके बाद सेक्शन 278 में या तो दोष मुक्ति होती है या फिर दोष सिद्धि होती है। यह होती है पूरी समन ट्रायल। आई बात समझ में, बहुत छोटी है। सबसे स्टेप बाय स्टेप में देखें तो हमने जो सेशन ट्रायल पढ़ा था उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हैं। पहले ये होगा, पहले ये होगा,